फेमस क्लब का बाइकाट किया, फेमस क्लब नहीं सिर्फ मेरा भी बाइकाट किया, मेरे खिलाफ तकरीरें की गई सब। जब फल्ली वाला टाइम था पूरे गांव में लूम बंद हो गए थे, बिल्कुल जी जान से पढ़ना शुरू किया। 1 साल के अंदर अंग्रेजी अखबार से तर्जुमा करने लगा था। दोस्तों आदाब अर्ज़ है। आज हमारे कॉफ़ी विद खान में जो शख्सियत को हमने इनवाइट किया वो मालेगांव शहर की बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियतों में शुमार होता है उनका, और साथ ही साथ वो मेरे उस्ताद भी हैं संगीत के। और उनसे मैंने ही क्या, मैं समझता हूँ कि शहर के हर नौजवान ने, हर गाने वाले ने उनसे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा है। तो आज मेरी खुशकिस्मती है और हमारे शो की खुशनसीबी है कि रमज़ान फेमस जैसे उस्ताद हमारे साथ आकर उनकी कुछ बातें हमारे साथ शेयर करेंगे। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए, और मैं समझता हूँ कि हमारे शो को आज 4 चांद लग गए, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि आप राज़ी होंगे, क्योंकि आप हमेशा इन चीज़ों से दूर ही रहे हैं अक्सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और सर मैं सवाल की शुरुआत में यहाँ से करना चाहूँगा कि थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में बताइए कि आप बचपन में कैसे हालात थे और वालिद साहब क्या किया करते थे। मेरी पैदाइश 2 सितंबर 1929 की है। इसका मतलब ये कि अभी 1 हफ्ते के बाद मेरी सालगिरह 2 सितंबर 1929 की मेरी पैदाइश है, और उस रोज़ मैं 95 साल का हो जाऊंगा। इस्लामपुरे में अभी गली नंबर 10 जिसको कहते हैं, और यतीम खाने की चाल जिसको कहते हैं, यतीम खाना उस गली में था इसलिए यतीम खाने की चाल उसको कहते हैं। लेकिन मैं उसको यतीम खाने को देख नहीं सका क्योंकि मेरी पैदाइश से पहले यतीम खाना था। और उस यतीम खाने में कुछ ऐसी शख्सियतें पली बढ़ी थी जो मालेगांव शहर की बहुत ही नामवर शख्सियात गुजरी हैं। मिसाल के तौर पर यतीम खाने में हज़रत सुहेल मालेगांवी थे, उन्होंने वहाँ परवरिश पाई। और नवजीवन सेठ, नूरुल्लाह सेठ, वो भी यतीम खाने में पले थे। और इसके अलावा इकबाल नज़ीर जो गाना गाते हैं, उनके वालिद जो थे नज़ीर मुंशी, वो भी उसी यतीम खाने में पले थे। ऐसे ही मुझको ये तमाम बातें हज़रत सुहेल ने बताई। क्योंकि हज़रत सुहेल से जब कुछ तारुफ हासिल हुआ, और वो हज़रत दानिश उनके शागिर्द थे, और मेरी गली के नुक्कड़ पे हज़रत दानिश की दुकान थी, तो वहाँ पर सुहेल हज़रत बैठते थे। उसी गली में 2 ढाबे के मकान थे किराए के, उसमें मैं पैदा हुआ। और उस घर का नंबर है 447 और 446। अच्छा। और मेरे घर में मेरी वालिदा थी, बेवा थी। मेरे वालिद का इंतकाल में जब 5 साल का था तभी हो गया था। कोई भाई नहीं, एक बहन थी, वो मुझसे 3 साल छोटी थी। कोई घर में आदमी काम करने वाला नहीं था। दादा थे, बहुत ज़ईफ़ थे। बुआ थी, काफ़ी उम्र दराज थी, 40-45 साल की उम्र थी। और एक चचा भी थे, उनको टीबी का मर्ज़ था, दुबले पतले थे, वो भी किसी काम के लायक नहीं थे। मतलब ये कि मैं ही एक था उसमें जो कि ठीक ठाक था। तो बहुत गुर्बत थी। वालदा और बुआ वगैरह सब मोहल्ले के, उस ज़माने में रंगीन साड़ी चलती थी जी, तो भरने का काम करते थे, उसी में गुजारा होता था। और एक हैंडलूम भी था। अच्छा, हैंडलूम भी था, हाँ। तो उसमें मेरी वालिदा, मेरी बुआ वगैरह उस पर साड़ी बुनते थे। कि मेरे मामू जो थे तो वो मोतीपुरा के रहने वाले थे, अजीज़ुल्लाह उनका नाम था, वो हाफिज़ थे। अच्छा। तो उनकी वजह से वो घर में एक हैंडलूम था, और हैंडलूम मेरी वालिदा और मेरी बुआ उसमें साड़ी तैयार करती थी, फिर मैं मामू ले जाके बाज़ार में उसको फ़रोख्त करते थे। तो इस तरह से गुजारा हो रहा था। और वो वल्ला पेटी वाले मेरी गली के सामने, वल्ला पेटी वाले एक मशहूर थे जी, उनका कुछ लूम कल्लू कुट्टी पर था। तो मोहल्ले के हर घर की एक खातून वहाँ पर भरने के लिए जाती थी। वहीं चरखा भी था, अच्छा, और लूम भी था। तो मेरी वालिदा भी जाती थी और मेरी बुआ भी जाती थी वहाँ पे। उसमें गुजारा हो रहा था। बहुत गुर्बत थी। कभी कभी तो ऐसा था कि प्याज रोटी खाते थे, और कभी कभी नमक रोटी भी खाते थे जी। स्कूल जो था नंबर 1 स्कूल, सुलेमान सम्मन का मकान मोहम्मद अली रोड पर है उसके सामने स्कूल था। उसकी इमारत गिरा जिसकी थी वो अभी वो नूरुल्लाह
शमसुल रज़ा वकला जो थे, अभी उनकी मिल्कियत हो चुकी है, अभी वो गिराई जा चुकी है। वहीं मेरी पूरी तालीम हुई, पहली से लेकर 7वीं तक। उस ज़माने में मालेगांव की प्राइमरी स्कूल पूरे शहर में जो थी, तो हर जगह सिर्फ 4वीं तक तालीम होती थी, 4वीं तक। अच्छा। और वहीं 7वीं तक तालीम थी, तो वहीं मेरी पूरी 7वीं तक तालीम हुई। तो मैं पढ़ाई में अच्छा था, तो मेरा पहले नंबर रहता था 7वीं तक। और 7वीं पास किया 1943 में। अच्छा। जब मेरी 14 साल की उम्र थी। मेरी मार्क्स थी 52, यानी 52। अच्छा। पूरे सेंटर में मैं अव्वल था, माशाल्लाह। 52 भी किसी का नहीं था। अच्छा। सब 50 से कम ही थे उस ज़माने में। तो 1 साल के बाद अब्दुलरहमान चांदौड़ी साहब जो चूना भट्टी पर रहते थे, वो आए और मुझे कहा कि रमज़ान तू स्कूल में पढ़ाएगा। जाहिर है कि उस वक्त मुझे अक्ल भी नहीं थी, घर में कोई समझाने वाला भी नहीं था। तो वो मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा कि तनख्वाह कितनी है? तो उन्होंने कहा कि 35 रुपया। तो मैंने कहा मैं लूम चला के तो महीने में 40 रुपया कमा लेता हूँ। अच्छा। 5 रुपया ज़्यादा। तो मैंने इनकार कर दिया। जाहिर है कि मेरी ज़िंदगी की पहली हिमाकत। अच्छा। तो मैं लूम चलाता था। मेरी गली में वो यासीन झनकार का कारखाना मुकादम जानते हैं, उनके घर में लूम था। मैं वहीं 2 साल तक लूम चलाया। मुस्तफ़ा सेठ उनके दादा का नाम था। बहुत अच्छे लोग थे, बहुत शरीफ लोग थे। ये समझिए कि जब मैं लूम चलाने लगा तो उस वक्त से मेरे हालात जो गुर्बत थे वो सब हवा हो गए। मैं काम करने लगा, हफ्ते का 10-12 रुपया कमाता था। उस ज़माने में 10-12 रुपया ये समझिए कि 1200-1400 रुपया के बराबर होता था। जी जी। क्योंकि एक पैसे के, नए पैसे के, उस वक्त फदिया चलती थी, 1 रुपये के 64 पैसे होते थे। उस वक्त ये आशारिया वाला सिक्का नहीं था। और 1 पैसे की चाय, ये इतना बड़ा कप भर के चाय मिलती थी, मलाई डाल के, वो मलाई डाल के। और उस वक्त मालेगांव में दरियाई होटल, अभी जहाँ पे वो दरियाई बिल्डिंग है ना, जी जी जी, हाँ, वहाँ पे दरियाई होटल थी। निसार होटल वाले भिक्कू चौक में जो है ना, उनके दादा की होटल थी वहाँ पर। और मालेगांव के तमाम होटलों में उस वक्त काली चाय अलग और दूध अलग रहता था। जैसे कि अभी बम्बई में चिड़िया लोगों की होटल में, अभी भी बम्बई में आप जाइए तो वहाँ आपको वैसे ही नज़ारा रहेगा, काली चाय अलग और दूध अलग। और वही सही तरीक़ा है कि उस तरीके से काली चाय चाहे आधा घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा भी अगर पकती रहे तो ख़राब नहीं होती। लेकिन दूध डालने के बाद ना, चाय को अगर 5 मिनट से ज़्यादा पकाते हैं तो ख़राब हो जाती है। उस वक्त में जी, महीने भर का राशन कितने रुपए में आ जाता होगा? अबे समझिए कि 10-12 रुपये में आ जाता था। पूरे महीने का राशन आ जाता था। बहुत सस्ता ज़माना था, बहुत सस्ता ज़माना था। आमदनी भी वैसे ही थी। जी जी, आमदनी भी वैसे ही थी। तो गुजारा होता था। 10-12 रुपया हफ्ते का मैं कमाता था, तो उसमें ला के 2 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया मैं अपनी जेब के लिए खर्च के लिए रख लेता था, बाकी घर में देता 10। उसमें भी वो मेरी वालिदा और बुआ वगैरह कुछ न कुछ बचा के रखती थी। अच्छा। तो मैं लूम 2-3 साल से चलाया। उस ज़माने में थोड़ा थोड़ा कुछ कारोबार भी किया। पान की दुकान लगाई। एक दोस्त नज़ीर नाम के हमारे दोस्त थे। अच्छा। उनके साथ मिलकर हमने नुक्कड़ पे, मेरी गली के नुक्कड़ पे एक खोखा रख के पान की दुकान चलाई। तो 15 दिन में काफ़ी उसमें कमाई हुई। 15 दिन के बाद लेकिन वो हमारा जो पार्टनर था उसने कहा कि मैं अब दुकान पे नहीं बैठूंगा। तो खैर दुकान बंद हो गई। बाहर से कुछ कपड़ा वपड़ा ला के फ़रोख्ती है, कत्था सुपारी ला के धंधा। मैं चाहता था कि कुछ तरक्की हो। लूम कब तक चलाऊंगा, मेरा यही जहन था कि मैं लूम कब तक चलाऊंगा। तो फिर एक रोज़ मैंने अपनी वालिदा से और बुआ से कहा कि मैं लूम लेना चाहता हूँ, लूम लेना चाहता हूँ। तो वो क्या हुआ था कि मैं जो हर हफ्ते 10 रुपया घर पर देता था, तो उसमें कुछ ना कुछ 2-3 बचा के रखते थे वो लोग। तो उन लोगों ने थोड़ा बहुत सोना ख़रीद लिया था। तो वो सोना फ़रोख्त करके 700 रुपया मिला। तो उससे 700 रुपये से एक लूम ख़रीदा मैं। अच्छा। मैं गोया तरक्की की जान भी पहला कदम था। पहला कदम था। 1 से 2 फिर 3 और इस तरीके से लूम की तादाद बढ़ते गई और बाद में 100 तक का तादाद आ गई। बाद में जब बच्चे बड़े हो गए, मेरा बड़ा लड़का जब बड़ा हो गया, उसके हाथ में कारोबार दिया, तो उसने तादाद 100 तक कर दी। मैंने जो अपनी ज़िंदगी में कामयाबी जो भी हासिल की है, तो उसके सिर्फ 2 उसूल थे। मैं उस पर सख्ती से अमल करता रहा और मेरे लड़कों को भी मैं हमेशा यही कहता रहा कि मैं तुम लोगों को अगर सबसे कीमती चीज़ अगर कोई देना चाहता हूँ और दे सकता हूँ, तो वो ये है
कि ज़िंदगी भर ईमानदार रहो और सख्त मेहनत करो। बेशक। ये दो चीज़ अपनी ज़िंदगी में अपना लो तो कभी परेशान नहीं रहोगे। ईमानदार रहो हर हालत में और सख्त मेहनत करो। और यही दो चीज़ थी जिसने मुझको आगे बढ़ाया। मुझको देखते थे मुस्तफ़ा हाजी भी सामने, वो अपने यासीन झनकार के जो दादा मुस्तफ़ा हाजी पहचानते हैं वो, मुझको देखते थे वो कि मेरा लूम जो था, एक दो लूम सरदार नगर में था, मैं कंधे पे डोरी लेके आता जाता था। जब साइकिल भी नहीं थी, साइकिल भी मैं जब जवान हो गए तो जब सीखी थी, तो वो देखते थे कि ये थैली लेके जाता है रात में 2 बजे तक वगैरह वगैरह, तफसीलात से दरगुजर। तो उन्होंने एक दिन मुझको बुलाया, मुझको लाला बोलते थे। अच्छा। बोले लाला तो कारखाना मेरा किराए से ले वे। मैं ले लूँगा, ठीक है। तो मैं किराए से लेने के लिए हिम्मत क्यों किया? क्योंकि मैं जब बाज़ार में वो रंगीन साड़ी चलाता था एक लूम पे, रंगीन साड़ी चलाता था, एक ही कलर रहती थी, तो उसमें तो कुछ मुनाफा होता नहीं था। क्योंकि लूम पे मैं लूम भी चलाता था, बाज़ार भी जाता था, तो दिन भर मैं लूम भी नहीं चला सकता था। 3 बजे बाज़ार भरता था, सब साड़ी बाज़ार 3 बजे 4 बजे भरता था, सब साड़ी लेके जाना पड़ता था। तो मैं फिर सोचने लगा कि इस तरीके से मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। तो मैंने लूम बेच डाला 1500 का। अच्छा। और उससे फिर 4 लूम किराए से लिया अब्बासिया फैक्ट्री के। उनसे खालिक सेठ उनका नाम था, अब्बास सेठ जो थे ना, उनका खालिक सेठ नाम था। वो पूरा कारखाना बंद पड़ा था, तो मैंने कहा कि मैं 4 लूम किराए से लूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, बोले 100 रुपया महीना किराया होगा। मैं ठीक है। एक लूम का 25 रुपये किराया था उस वक्त, महीने का। 4 लूम किराए से ले लिया और मेरे पास वही लूम जो बेचा था 1000 रुपया जी, बोले, उसी से मैं आधी भीम चारों पे बनाया। वो आधी भीम पे फिर क्रॉस बाना डाल के तो 7-8 कलर हो गया। अच्छा। तो बाज़ार में उसकी अभी फेमस साड़ी वर्ष नाम का वो लेबल बना लिया, फेमस साड़ी वर्ष का, और बाज़ार में ले जाके बेचा। 6-7 कलर जब हो गया तो बिकने लगा। और नज़ीर सेठ जिसे रंग की दुकान ही थी उनकी, हाजी अब्दुर्रहमान सरदार, वो भी अच्छे थे, खुशहाल थे। अब वो लोग देखते थे मुझको तो बहुत मेहनत करते थे। और मैं इतना लूम जो किराए से लेने के लिए तैयार हुआ, तो उसके बाद उसकी वजह ये भी थी कि मुझको जैसे कि ख़ुद से मुस्तफ़ा सेठ ने कहा कि मेरा कारखाना किराए से ले ले, तो वैसे ही मैं सूद का लेन देन जहाँ से करता था, वहाँ पर हर हालत में सूद आया नहीं कि पैसा मैं ले जाकर दे देता था। सूद आया कि नहीं कि पैसा ले जाकर दे देता था। तो जब मेरे लड़के के हाथ में मैंने कारोबार सौंपा, शाहिद जो बड़ा है, जो आज अभी जमात इस्लामी का अमीर हो गया है, उसको हाथ में जब मैं कारोबार सौंप दिया मैंने, तो वो जब बाज़ार में गया पहली बार, तो उससे एक गुजराती ने पूछा कि तो किसका लड़का है? मेरा नाम बताया। अरे बोले वही जिसको पैसा देने की बहुत जल्दी रहती थी, जिसको पैसा लौटाने की बहुत जल्दी रहती थी। तो ऐसा मेरा इमेज मार्केट में ऐसा बना हुआ था। और फिर एक नज़ीर सेठ साथ में रहते थे, उन्होंने भी देख लिया मेरा रवैया। और वो गुजराती सूत वाला वाराणसी भाई, गुजराती सूत वाला, वो एक दिन आया, बोले रमज़ान भाई तुम्हारा घर तो बहुत छोटा है यार, नहीं तो मैं तुम्हारे घर को गोडाउन बना देता। बोले तो ऐसा करते हैं कि तुम कारखाना ले लो कोई बड़ा, जितने भी हम तुम्हारी मदद करेंगे। मगर मैं हिम्मत नहीं किया। ये क्यों, देखो चारों तरफ से मुझको बग़ैर मांगे मदद मिल रही थी, सिर्फ इसलिए कि भाई देखते थे कि ये आदमी ईमानदार भी है और मेहनत भी करता है। अमेरिका के लोग थे, उनका वो कारखाना शेड बना रहे थे, तो वो उनका इंतकाल हो गया। जो बड़े थे उनके सरपरस्त जो थे, उनका इंतकाल हो गया। वो तो फिर वो फारानी साहब के वो भाई थे, तो उन्होंने मुझको कहा कि भाई देखो ऐसा है, वो कारखाना तुम किराए से ले लो। ले लिया मैं कारखाना, तो उसमें भाल साफ्टीनर इंजीनियर पावर वगैरह सब लगाया मैंने, और सब बोले तुम खर्चा सब लिखते जाना। वो सब तैयार कर, उसमें उन्होंने पूरा पैसा सब दे दिया था, क्योंकि 2 लड़के थे वो अमेरिका में थे, उन्होंने सब दे दिया था। मगर वो 1 ही साल चलाने में आया, उसके बाद वो वापस मुझसे ले लिया और वो हनीफ सेठ को दे दिए, और हनीफ सेठ भी चला वाला नहीं पाए। तो ऐसे बहुत से कारखाने हम लोग किराए से लिए, अब जब अब तो अच्छा उसको बना लिए तो हमसे वापस ले लिया गया 1 साल के बाद। तो ये भी बहुत हुआ है हमारे साथ। बहरहाल मेहनत करते रहे, इसीलिए आगे भी बढ़ते रहे। मौसीकी का शौक़ कहाँ से पैदा हुआ, कैसे हुआ? अब उसके भी बात बताता हूँ
कि मेरी गली के नुक्कड़ पर एक होटल था, अभी जहाँ पे वो साड़ी वाड़ी बिकती है ना गली के कोने पे, वो खान साहब की है, वो माला 2 माला था, अभी एक उतार लिया गया है। हनीफ सेठ सामने बाड़ा है ना, मेरी गली के सामने बाड़ा है, और बाड़े में हनीफ सेठ रहते थे, उनका होटल था वहाँ पे। और भाई नया नया रेडियो ईजाद हुआ था, उनके पास रेडियो था एक, और एक ही चैनल था दिल्ली का, ऑल इंडिया रेडियो। तो वो उनके पास एक था, ऊपर टेबल पे खड़े हो के तो वो उसको ऑन करते थे, इतने ऊपर उन्होंने रखा था कि कोई दूसरा हाथ न लगाए उसको, तो वो एक तो ऑन कर देते थे, बस वो चलता रहता था। ओके। तो अब उस पर तकरीर भी होती थी, गाना भी होता था, सहगल का गाना ज़्यादा, सहगल का उस ज़माने में न्यू थिएटर के सहगल के गाने सब होते थे। बालम आए बसो मुरे मन में, झूलना झूलाओ मैं क्या जानूँ क्या जादू है, और वो बाबुल मुरा नैयर छूटा है, सब इतने मुश्किल मुश्किल गाने सुन के मुझको सब याद हो गया। तो मैं जब इन लोगों से मेरा साबिक़ा हुआ, नज़ीर सेठ, और ये जो कंपनी अलग थी, ये मुझसे 6-7 साल बड़े थे, मैट्रिक पास किए हुए थे, सब वाला सोसाइटी के लोग थे। मेरा हारमोनियम मांग के ले गए थे यूसुफ हजरत, अरे हारमोनियम बोलता हूँ, बुलबुल तरंग, मैं बुलबुल तरंग बजा रहा था। अच्छा। वो बुलबुल तरंग बिक रहा था, तो मेरा एक दोस्त था बाजू में रहता था, तो उसने कहा कि यार एक बुलबुल तरंग बिक रहा है, ले लो। बोलो मुझको बजाना तो आता नहीं। अरे बोलो बहुत सस्ता बिक रहा है, वो यूपी का आदमी है, वो बोले कि मुझको जाने का है। बोले मैं कितने का है, तो बोले 6 रुपये का। बोले 6 रुपया भी तो फिर ज़्यादा है। तो मगर वो जी मेरा जी हुआ, मेरे नसीब में था वो। अच्छा। ले लिया। बोल सर को बजाना तो आता नहीं था। वो कारखाने में दोपहर को कारखाना बंद हो जाए तो बैठ कर टुन 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 करता रहता था। कुछ समझ में नहीं आता, इधर उधर इधर उधर। एक रोज़ ऐसा लगा 4-5 दिन के बाद कि जैसे किसी गाने की धुन बज गई। अच्छा। हाँ, प्यारे नाना दैया, ऐसा लगा अरे ये तो किसी गाने की धुन है। बस मुझे टेक्निक समझ में आ गई, अच्छा तो ये है। तो फिर घंटे 2 घंटे में किसी न किसी गाने के अस्थाई अंतरा बजा लेता था। वैसे करते 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 एकदम फ्री हो गया। बुलबुल तरंग सीख लिया आप ये अब उसके बाद फिर क्या बात है, कितनी बड़ी बात है। मतलब बगैर किसी से सीखे, खुद से कोशिश करते हुए। बस सुर की समझ थी ना, सुर का ज्ञान अगर हो जी, बस वो टेक्निक समझ में आए कि अच्छा सुर ऊपर गया है कि नीचे गया है, ऊपर गया है कि नीचे गया, ये समझ जिसको है ना, तो बस तो इस तरीके से वो बुलबुल बजाने लगा। तो गली में नज़ीर कव्वाल रहते थे, तो वो आके बैठ जाते थे शाम को। अच्छा। वही पैतरी पे शाम को बैठ कर, रंगीन के ज़माने में शाम को 6 बजे पूरे शहर में कारखाने बंद हो जाते थे। अच्छा। तो सफ़ेद आने के बाद रात में लूम चलने लगा। उससे जब तक रंगीन था ना, शाम को 6 बजे सब कारखाने बंद रात में। इसीलिए तो मैं कलम में जाके सब सीखता था ना। जी जी। हाँ, इस्लामाबाद कलम में चले जाते थे, समकसेर में क्लब था। तो ये हुआ। तो मेरा बुलबुल तरंग मांग के लेके गए थे यूसुफ रहमानी कि यार हम लोग बगीचे में जा रहे हैं, मेरा बुलबुल तरंग ऑर्डर में नहीं है, दे दो, कल तो वापस कर देंगे। कल वाले तो क्या वो 8-10 दिन तक लाए नहीं। अच्छा। मैं बोला यार वो मेरे दोस्त था, मैं बोला यार वो अभी तक वो बुलबुल तरंगवा लेके गए हैं यार, वापस नहीं लाए। वो बोले मुझको मालूम है कहाँ बैठते हैं। बोले चलो। वो लोग बैठे बस गाना बजाते, रात को गए थे। मैं क्या जानूँ क्या, मैं क्या जानूँ क्या जादू है, वो गा रहे थे। फिर बोले यार ये गाना कोई नहीं गा सकता। तो वो मेरे साथी बोला अरे बोले यू गा ले थे। वो बोला ऐसा क्या? अच्छा। मुझको बोले अब मैं तो एकदम पसीना पसीना हो गया। नहीं मैं बोला मुझको याद नहीं है, याद नहीं है। बोला हम लोग लिख के देते हैं। लिख के दे दिए। अब घर में मरता क्या ना करता, सुना दिया। मैं गाया, सब सन्नाटे में आ गए, कोई कुछ बोला नहीं। जब उनका मेरा साथ हो गया 2-3 साल के बाद बताए, बोले जब तुम गाए तो हम लोग सन्नाटे में आ गए कि यार इतना अच्छा तो हम लोग भी नहीं गा पाते, ताल पे नहीं गा पाते, सुर पे नहीं गा पाते। तो उन्होंने कहा कि आया करो, मिला करो। तो फिर मैं आने जाने लगा। तो पहली बार वो सोडा वाटर फैक्ट्री, पारसी की सोडा वाटर फैक्ट्री जो थी ना, वो D.Ed कॉलेज अभी वो है, B.Ed कॉलेज है, उसके ऊपर क्लब हो, जहाँ पे बाद में मरकज़े नौ थी। हाँ। पहले वहाँ फेमस क्लब हुई, नज़ीर सेठ का ही है वो जगह जब नज़ीर सेठ की थी, वहाँ हम लोग बैठना शुरू किए। उसके बाद फिर वो 3 कंदील पे 2-3 जगह वहाँ भी बैठना शुरू किए, इधर उधर कहीं 6 महीना का 1 साल का। 1949 में हम लोग समकसेर में गए, वहाँ फेमस क्लब बाकायदा शुरू हुई। अच्छा। हाँ, समकसेर में आइस फैक्ट्री के बाजू में, समकसेर में 1949 से 1969 तक पूरे 20 साल में क्लब थी। उस वक्त उम्र क्या रही होगी आपकी?
49 ना 47, मैं जब आज़ादी हुई तो 18 साल का था ना। अच्छा। 47 में 47 में आज़ादी मिली तो 18 साल का था। मेरी शादी भी हो गई थी, एक बच्चे का बाप भी हो गया था। अच्छा। अब वो मेरी वालदा को वालदा और घर के लोगों को मेरी शादी करने की इतनी जल्दी थी कि 17-16 साल मेरे मामू को, कि 16 साल की उम्र में मेरी शादी कर दी है और 17 साल की उम्र में एक बच्चे का बाप भी हो गया। पहली बीवी जो थी तो वो डोमन खान, जो डॉक्टर इफ्तिखार का दवाखाना मालूम है कहाँ? हाँ, उसके पीछे वाली गली में, उसमें मेरे मामू रहते थे, हाफिज़, उनका अजीज़ुल्लाह नाम था। उनके दोस्त की बहन थी वो। हाँ, बहुत अच्छी थी वो, मगर बहुत नाजुक थी और बहुत कमज़ोर सेहत की थी। तो प्रेग्नेंट जब हुई ना तो उसका जिस्म का जैसे खून ही सब ख़त्म हो गया। अच्छा। हाँ, तो बच्चा पैदा हुआ बहुत कमज़ोर था। तो उसकी माँ ने एक ऐसा जुमला कह दिया कि बोले वो खाए के नहीं देते नुके, बोले मुझे ठीक नहीं लगा। मेरे मामू से कहा गया तो बोले ये अच्छी बात नहीं है, हम तो जो खाते हैं भाई उसको भी खिलाते हैं, ऐसा थोड़ी है कि उसको अलग से। तो वो उसको टीबी हो गया। टीबी हो गया तो उन लोगों ने कहा कि तलाक दो, उसको दे दिया तलाक, क्या करना। अभी मौजूदा जो बीवी है वो ताबा मुकादम की बहन है, तो उसके फिर 11 औलादें हुई। दूसरी बीवी जो है अभी वो भी है। तो ये हुआ कि फिल्मी गाने तो शुरू पहले तो अच्छे फिल्मी गाने ही गाता था, लेकिन तब भी मैं यानी सब सहगल के गाने गाता था। तो फिर मुझे एक शौक़ हुआ कि नहीं वो तो क्लासिकल सीखना चाहिए, फिल्मी गानों से तो शायरी नहीं होती। तो उन लोगों के पास किताब थी, असरार मौसीकी नाम की एक किताब थी, मगर उससे उन्होंने कोई फ़ायदा नहीं उठाया था। तो मैं देखा उसमें तो नोटेशन वगैरह सब उसमें था, तो मैं नोटेशन बजाने लगा। तो इन लोगों को हैरत हुई, अरे बोले तुम तो इसमें से तर्ज निकाल लिया। बोले फिर इसी के वास्ते से नोटेशन इसी वास्ते है कि उससे तर्ज निकाली जाए। इससे पहले किसी ने कोशिश नहीं की थी, मैंने की है कोशिश। तो उसमें से सब वो रागों की अस्थाई सब निकाला, उसमें तोड़ी का और भैरों की अस्थाई सब जो उसमें से सब निकाल के उनको सुनाए तो सब हैरान हुए, किताब में से तुम तरस निकाल लिए। अरे भाई तो लिखी भी है, तब वो नोटेशन पढ़ना किसी को आता नहीं था। 2-3 लोगों के बारे में लोगों ने बताया, एक मुल्ला जी थे, एक वो समी भाई थे, अंडा वंडा बेचते थे, कि भाई इनको क्लासिकल आता है, उनको सबके पास गया कि सीखना है मुझको। कुछ दिन उनके साथ रहा, मालूम हुआ कि किसी को कुछ आता नहीं भाई। अच्छा। हाँ, वो ऐसे ही रेडियो पे सुनते हैं, रेडियो रात को लगा के सुनते हैं, रेडियो पे अनाउंस होता है कि अब आप मालको सुनिए, अब आज बागेश्वरी सुनिए, या आप वो सुन लेते हैं। उसके बाद फिर दोबारा वैसे ही तर्ज का कोई और राग बजता है तो पहचान लेते हैं कि भाई ये मालकोस था, ये दरबारी थी। सैमी भाई ने इतराफ़ किया कि हमको सुर ताल बाल कुछ नहीं समझता। तो फिर मैं मायूस हो गया, क्या करूं। तो भात खंडे की किताब मंगाई हमने, जो कॉलेजेस में, म्यूज़िक के कॉलेजेस में चलती है। हाथरस से किताबें मंगवाई। अब नज़ीर सेठ थे, उनको भी शौक़ था और वो बिल्कुल फराग दिली से, वहाँ किताब कितनी है क्या है वो सब अपने पैसे सब किताब मंगवाओ। उनको कोई परवाह नहीं रहती पैसे की। अल्लाह ने उनको बहुत नवाजा था, अल्लाह का फजल था। उनको खुद भी शौक़ था क्लासिकल का। तो किताबें सारी मंगवा ली गई। किताबों से मैंने सब राग वगैरह निकालना शुरू किया और उसी से मैंने तैयारी की, इम्तिहानात दिए। पहली का इम्तिहान दिया, फर्स्ट क्लास मिल गया, तो 1 साल का एग्जाम्शन मिल गया। तीसरी में बैठ गया, तीसरी का इम्तिहान दिया तो उसमें भी फर्स्ट क्लास मिल गया। उस वक्त ये कानून था कि अगर फर्स्ट क्लास मिल जाता था तो 1 साल का छूट मिल जाती थी। अच्छा। अब नहीं है, अब नहीं है वो कानून, उस वक्त था। तो इस तरीके से 7 साल का कोर्स विशारत का 4 साल में मैंने पास किया। धूलिया से मैंने विशारत किया था। अच्छा। हाँ, जब एग्ज़ामिनर आया था पहले को आपको क्या आता है सुनाइए, तो मैंने तोड़ी की एक चीज़ सुनाए बना दी। तो उन्होंने कहा आपने उस्ताद का क्या नाम है? वो लोग कान ऐसे लगाते हैं ना हाथ अक्सर। मैंने तो किताबें से सीखा है। तो बोले इम्पॉसिबल, अच्छा, असंभव ऐसे बोल। मैंने उससे किताब से सीखा, मैं सच बोल रहा हूँ। माने में तो कोई है ही नहीं, उस्ताद तो कोई था ही। अरे वो मुल्ला जी देखते, वो उन्होंने उस्ताद छंडे का वो ज़रिए में लिखा था। आज एक लफ्ज़ा उन्होंने, मैं उस्तादों की नकल करता, यूँ में सुनता था ना, उनकी नकल करता था, तालमान लेने की मसल करता था ना। तो उसको एक मंत्रा वो लेके गए नदी के किनारे। उसको नदी का किनारा बहुत साफ़ सुथरा था, मौसम नदी में साल भर पानी रहता था, बहुत साफ़ सुथरा था। बोले यार तुम सुनाओ, तुम
तो मैं उस्तादों में नंबर उठ गया। अरे बोले तुम तो उस्तादों ये सब आकर बनने को जब मुझको भी कुछ आज शब्द होती पता नहीं था बिल्कुल। अली पर नाम बागा मैंने ये अंदर तो उस्ताद झंडे गाँव को उन्होंने खत लिखा गया ये लड़का है उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है उसको सिखाएंगे। जवाब आया यहाँ सिखाएंगे। इसको बोले तुम जाइए नहीं जा सकता नहीं वालदा आया मेरे 3 बच्चे घर में कोई करने वाला नहीं। तो उस दौरान में कंपटीशन भी हुआ करते थे। हाँ मतलब उसमें भी आपने किया। सभी लोगों ने सबसे पहला कंपटीशन फ्री ऑफ चार्ज एकदम। अच्छा अब पहली बार म्यूनसिपल लॉज में हुआ तो 2 दिन करना पड़ा। 64 लोगों ने हिस्सा लिया था और सब मामलेदार गली के उनके खानदान की प्रेमल लड़कियाँ थी सब। अच्छा और हर एक के साथ मैं अपने भैया तो उन्हें 7 लड़कियों के साथ मेरी जाएगा। और आपने भी कंपटीशन में हिस्सा लिया ना? मैं खुद भी हिस्सा लिया था ना जी। दूसरे दिन सुबह 4 बजे मेरा नंबर आया और सुबह मैंने 5 जज से कौन था यूसुफ रहमानी, अमीर मास्टर, मनोहर खोड़के, एक और 2 गैर मुस्लिम थे और 3 मुस्लिम थे। तो 5 जजेस मुझको मालेगांव में कंपटीशन में 4 वर्षों पहला इनाम मिला और एक इनाम जो सही मानों में 3 डिस्ट्रिक्ट का ठूड़िया में हुआ था, नासिक, जलगांव और ठूड़िया। अच्छा हैदर खान, आलम, मल्लू, अब्दुल रज़ाक हाफिज, जितने भी अच्छे गाने वाले थे सब गए थे। तीसरे दिन मैं तो ना करता था, तीसरे दिन तो ज़बरदस्ती क्लब के लोग नहीं गए। चलो जम ठीक है चलो गया। जाते ही साहब मेरा नंबर लगा, मैं गा दे करीम कहा की ठुमरी पिया भी नहीं आया बस रोटी की ठुमरी वो गाया बादशाह। हाँ वो गाया गा के और चलो भाई स्टेशन पर मैं जाने लगा। तो बोले यार ऐसा करो बॉम्बे रिलीज के साथ धुड़िया में फिल्म लगती थी जब मालेगांव के लोग धुड़िया देखने जाया करते थे बहुत। और मालेगांव में वो फिल्म कई सालों के बाद आती थी तो एक फिल्म लगी हुई थी बॉम्बे रिलीज के साथ। मुझको बोले यार वो फिल्म तो देख लो। मैं नहीं बोलता था वो चलो मैं नोट इतनी बात तो मान लो। फिल्म देखने चले गए और फिल्म देख के जब निकले तो वो लोग बोले यार अब चलो सब हम मालूम तो कर ले यार मुकाबले में क्या हुआ। तो वहाँ गए जैसे ही वो हॉल में जाते थे सब मेरी तरफ देखने लगे सब कहाँ गए थे। तो वो पहला इनाम मिला है ओ चार कहाँ चले गए। तो दोबारा जब मैं गया सब बोले तुम कहाँ गए थे तुमको फिर से मतलब गाना पड़ेगा। ठीक है भाई तो ये मुझको मालूम नहीं था कि वाजो के कमरे में भीम से जोश बैठे। अच्छा अब सामने होते तो शायद प्रेशर में आ जाता। तो फिर प्राय डिस्ट्रीब्यूशन जब हुआ भीम से दूसरे आ गए तो मैं उनसे हाथ मिलाने गया तो हाथ पकड़ के खींच लिए मुझको गले लगाए। वहाँ पर जो गाया थे सर आपने हाँ थोड़ा सा अगर गुनगुना सके हुए थोड़ा सा हमारे वो तो अरे पिया बिन उसमें का सरगम मुझे याद है वो तो बाकी सब याद नहीं होते। ऐसा ही समय ये सरगम इतना अच्छा मुझको लगा था इसी की वजह से मैं पूरी ठोकरी आती है। और भीम सिंह जोशी मतलब आपको गले लगा दिए ये मतलब बहुत बड़ी बात है। देखो अभी हम लोग को पता ही मेरे को हाथ निकालने गया तो वह खींच के करने लगा। इतनी बड़ी बात है ये बातें हमको पता ही नहीं थी। देखिए आज आपके जरिए सबको पता चल रहा है। ये बात ये देखो मुझको मालेगांव और मेरा मिजाज के बारे में उनका था जैसी बातें आने के बाद बहुत मैं पसंद नहीं करता। मालेगांव में मुझे 4 मुकाबलों में पहला इनाम मिला। किसी अखबार में नहीं छपवाया फोटो भी नहीं छपवाया जश्न मनाए ना हाथ फुट के 3 डिस्ट्रिक्ट का उसमें जो पहला इनाम मिला उसका भी कुछ किसी से कहीं नहीं किया। सबसे पहली कंपोजिशन गजल की किया आपने सर या कोई नज्म बच्चे की? वो महफूज कादरी का तुम्हारे स्टूडियो वो हमारे फिल्म पर हो गए थे। बनकाते भी बहुत अच्छा महफूज कादरी साहब मालेगांव में बहादुर शाह जफर का जिन बनाने वाले टीम बनाने वाले से दीवान ला के मुझको दिया उन्हें कि तुम तर्ज बना लो। उनके यादगार लोग शायरी करने वाले उस वक्त एक ही हाल था म्यूनसिपल हॉल। वहाँ पर म्यूनसिपल हॉल में प्रोग्राम होने वाला है मुशायरा होगा लेकिन तो बहादुर शाह जफर के कुछ अगले
धुन बना के और वहाँ पे साज में सुनाने का। वो ठीक है दिया। मैंने 3 गज़लों की तर्ज बनाई। एक तो वो जिन गलियों में पहले देखी लोगों ने दिया तो वो, और जैसे गई या बयर की हवा पलट से, वो इन गलियों पहले में है। हालांकि ये बात और मैं बता दूँ कि मेरे जितने कंपोजिशन है 95% सब रागों पर आधारित है, प्योर शुद्ध रागों पर आधारित। तो ये पहली में 3 गलियों पे थी जो बहुत ज़्यादा मकबूल हुई है और मैं शब्दी दिया। दूसरी ये थी गई यंग बयर जो ललित रंग। अच्छा, उस ज़माने में ललित ने मैंने तर्ज बनाई थी, उसके तो 15 साल के बाद नौचाद में बने थे। 1 साल गुलाम मोहम्मद आए थे, मच्छर परवान के यहाँ रुके थे गुलाम मोहम्मद। अच्छा, वो उनको कलम दिले के आए थे गुलाम अच्छा बनवा। तो मैंने यही सुनाया था कि अब गई अखबार जो हवा पर नहीं दिल को मेरे करार मिला, करूँ उस सितम का मैं क्या बनूं, मेरा हमसे सीधा रहे थे गुलाम मोहम्मद। नजर बाबा की याद में मुशायरा हुआ था म्यूनसिपल मराठी स्कूल में। अच्छा, तो वहाँ पर मैंने वो गाया था सोजे नाम बड़े नजर बाबा की जो गज़ल थी, वो भी बम्बई रात में मुशायरा था। और बम्बई के एक आदमी आए थे मेरे पास, 2 गज़ल ला गई, ये बोले ये नजर बाबा की 2 गज़ल है, रात को मुशायरे में आपको सुनाने का है। तो दिन भर के तर्ज आया, मयूर सुल्तानपुरी बैठे थे और फिर वो बाज को बोला पे दातरा लगाने का ना वोट दिया बस वेरी टायर बस क्या सोजे हम लाख बड़े दिल ने घबरा वाले का आग से खेलना मामूल है परवाने का। अब आवाज नहीं साथ दे रही है ना, पहले सब सुने हैं ना हजरत, हमने आपको लाइव सुनी है सारी गज़लें। ये गाया बहुत खुश है, 10 रुपया इनाम दिया था मैंने। तो जब मुझको ये बताया गया कि नौशाद साहब आके उन्होंने कहा था कि रमज़ान साहब को सलाम मेरा कहना, तो मुझको यकीन नहीं आया। लेकिन जब ये 2 बातें याद आई कि अरे हाँ, मजरूर सुल्तानपुरी ने कभी कहा होगा कि मालेगांव में एक लड़का है जो गज़लों की अच्छी तर्ज बनाता है, और गुलाम मोहम्मद ने भी कहा होगा। जी जी जी। तो मैं सर पीट के रह गया कि मैं गया नहीं मिलने उनसे। तो उस दौर में जो भी म्यूजिक डायरेक्टर थे सर, तो सबसे पसंदीदा कौन से म्यूजिक डायरेक्टर थे आपके जिस वक्त आप ये सीख रहे थे? मदन मोहन। और उसके बाद रोशन। हाँ। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और गायकारों में, गुलकारों में? तलत महमूद। और फीमेल सिंगर्स में? तो लता से आगे तो कोई नहीं था। बेशक लता। मैंने सुना आपने स्कूल में भी शायद ये पढ़ाते थे बच्चों 20 साल में टीचर था ना। अच्छा। 20 साल तक डेट कॉलेज में टीचर था। कौन सी कॉलेज? ये अपने जेटी कॉलेज में। अच्छा, 20 साल तक जेटी। उन लोगों के डीएड पहले यही शुरू हुई थी। जी जी जी। उसका भी किस्सा यूँ है, मैं बिशारत तो हो गया, तो अमीन इशरत वहाँ के सेक्रेटरी थे। तो मेरे पास अमीन इशरत आए, तो मैंने कहा कि देखो मैं तो कारखाने में लूम भी चलाता हूँ और लूम भी बनाता हूँ, कारखाने का मैं मुकादम भी था, बिगड़ा बना भी मैं ही देखता था, तो मेरे तो लिए मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वो हमको कोई उर्दू जानने वाला सर्टिफिकेट वाला यानी क्वालिफाइड, तो बोले वो हमको कोई उर्दू जानने वाला मिल नहीं रहा है, हिंदुओं में तो है मगर उर्दू डीएड कॉलेज में तो वो। तो उन्होंने कहा कि हम 2 हफ्ते में, बोले 2 दिन रहेगा, एक दिन लड़कियों का, दूसरे दिन लड़कों का। 25-25 लड़कियों की क्लास थी। तो मैं नहीं बोला, तो मैं बोला ऐसा करते हैं ना कि हम हफ्ते में 1 दिन कर देते हैं, लड़की लड़कों को मिला देंगे, 50 लड़कियाँ 25 लड़कियाँ 25 लड़के दोनों मिला के एक क्लास बना देते हैं। तो मैं तैयार हो गया। तो पहले दिन गया, तो जब वहाँ कैंप में थी, कैंप में तो ताहिर साहब थे वहाँ प्रिंसिपल, शफीउद्दीन नैयर नाम के थे वो, बच्चों के जिस वक्त यानी मेरी उम्र के जो थे ना, तो
तो पहली दूसरी तीसरी जमात की किताब में उनकी सब नज़में होती थी। सफ़ेदुद्दीन नैयर उनके लड़के थे वो, और वो डीएड कॉलेज में प्रिंसिपल थे। पहले दिन गया तो उन्होंने एक जुमला कहा, बोले अमीन मिश्रा साहब ने कहा था कि कल एक म्यूज़िक टीचर आएंगे। तो मैं समझा कि आएंगे भाई कोई दाढ़ी वाले हाथ में लाठी लेके ऐसे करते हुए आएंगे। बोले आप तो बिल्कुल नौजवान हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कीजिए कि आज क्लास व्लास नहीं लेने का है, आप कुछ सुनाइए। अच्छा, पहले मुझे कुछ सुना आप कुछ सुनाइए। ठीक है, हारमोनियम था, मैंने भाई सुना जिन गलियों में, जिन गलियों में सुनाया तो अरे सुन लिए। तो बोले रुकिए रुकिए, वो गए पूरे टीचर के पूरे स्टाफ को बुला के, अरे बोले सुनो। अच्छा, सुने सुनाया तो भाई उनकी आंख में आंसू आ गए। दिल्ली के थे, उनको दिल्ली गुजरने का। फिर वो उन्होंने अपनी घर में उनकी वालिदा से जिक्र किया कि एक म्यूज़िक मास्टर आए हैं, वो ऐसे ऐसे हैं। अरे बोले उनके घर पे बुलाओ भाई, खाना वाना कर दिया। फिर घर पे बुलाए मुझको, चिराग हाजी को लेकर फिर गए रात में। MSc कॉलेज के कुछ प्रोफेसर लोगों को भी बुला लिए, नारे सरी लिए, वो वहाँ गाया। उसके बाद फिर यहाँ आ गया कॉलेज, यहाँ डीएड कॉलेज यहाँ आ गया। तो यहाँ बीरबल सिंह प्रिंसिपल हो गए, वो ताई साहब चले गए, बीरबल सिंह प्रिंसिपल हो गए। तो मैं हफ्ते में एक पीरियड रहता था, 45 मिनट का रहता था, और मैं जाके टीचर्स स्टाफ रूम में जाके बैठ जाता था। घंटा होता था ना, तो अमीर वहाँ पे प्यून थे, उनको बोलता था अमीर हारमोनियम रख दो टेबल पे। हारमोनियम टेबल पे रख देते थे, मैं जाता था। तो मेरा ये तरीका था कि हर हफ्ते एक नई नज़्म। हाँ, पहले दिन मैं गया तो बीरबल सिंह से पूछा कि मुझे क्या सिखाना है, सारे गामा राग वगैरह। अरे बोले सारे गामा फिराक में मत पढ़ना सारे गामा उस चक्कर में मत पढ़ना, टेस्ट की जो नज़में सब हैं, निसाब की जो नज़में हैं ना, वो सब सिखाने का। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं हर हफ्ते 20 साल तक हर हफ्ते एक नई नज़्म की उनको तर्ज सिखाता है। उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। कितनी नज़में हुई होगी सर वो तो? अब जोड़ लो, 20 साल तक हर हफ्ते, उसमें छुट्टियाँ उट्टियाँ शामिल कर लो, हर हफ्ते एक नज़्म पूरी सिखा देता था। और उसका ये तरीका मैंने अपनाया था, मैं लिखवा लेता था पहले पूरी नज़्म बोल के और लिखवा दे। सब बच्चे तो डीएड कर लिखने वाले सब रहते थे। अब मैं उसकी तर्ज सुनाता हूँ, और बराए मेहरबानी मेरे साथ कोई गाने की कोशिश मत करना, सिर्फ गौर से सुनना। तो पूरी नज़्म उनको सुना देता था। ये हो गया। अब मैं एक लाइन गाऊंगा, उसको दोहराने का है, फिर एक लाइन गाऊंगा, उसको दोहराने का है। इस तरीके से फिर दूसरी बार को ये सब दोहराते थे। फिर चौथी बार बोलता था कि अब मेरी मदद के बगैर पूरी नज़्म गाने का है। अच्छा, बराबर, बहुत बहुत अच्छा, याद हो जाती थी सब। बिल्कुल। और सर इतनी जो कंपोजिशन आपने अभी तक की है, तो कुल कितनी गज़लों की कंपोजिशन की होगी आपने? गज़ल तो 250 के करीब है। अच्छा, 250 के करीब गज़लों की कंपोजिशन है। हाँ, लेकिन वो जो गीत वगैरह सब अलग है, वो रिकॉर्ड ही नहीं है, उसका तो रिकॉर्ड ही नहीं। मतलब देखा जाए तो 700-800 तादाद, 1000 से ऊपर सब तादाद होगी शायद। और उसमें तमाम शोरा के या मुकामी शोरा के या मुकामी शोरा के भी बहुत नहीं, ज़्यादातर बाहर के थे सब। अच्छा। मकामी शोरा की गज़लें में सब सोहेल हज़रत की गाई, अदीब हज़रत की गाई, अतीक अहमद अतीक साहब की गाई, मीना नगरी साहब, अहमद नसीब मीना नगरी साहब की गाई, अब्दुल सलाम अजहर की गाई। सबसे पहले मैंने मकामी शोरा के उनकी तो इतने ही नहीं, सबको क्लब में बुला के सुनाया। अच्छा, क्लब में सबको दावत दिया, सब आए थे, अदीब हज़रत, सोहेल हज़रत, अहमद नसीब मीना नगरी अतीक साहब। उस वक्त तो बाकी बहुत अच्छा दौर था इस ये सब मौसीकी का सुनने वाले और बाज़ौक़ सामीन थे उस वक्त हमें। आज तो वो सब वक्त किसी के पास है ही नहीं। जैसे बहुत क्लब थी, लेकिन सब क्लब के लोग अपने सबक शहर में फेमस क्लब में आते थे जी। और ये इतनी जो कंपोजिशन की सर आपने गज़लों की, नज़मों की, तो उसमें सबसे ज़्यादा पसंदीदा ऐसी कौन सी गज़ल है या नज़्म है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? यानी आपको ऐसा लगता है कि ये बच्चे तो सबको सभी प्यारे होते हैं, लेकिन कुछ एक होते हैं कि जो ज़्यादा जिसको चाहता है आदमी? एक तो हज़रत सोहेल की जो है बंदगी बेचारगी है, पैदा करूँ, उस शर्त पर मैं काफ़ी मुतमईन हूँ कि बहुत अच्छी है। नहीं, वाकई में वाकई। वो थोड़ा सा गुनगुनाइए ना सर। मैं लगाऊं कि ये, अगर आप बोलो तो? हाँ, लगाइए। बंदगी बेचारगी है, बंदगी
बेचारगी है, क्या हुनर पैदा करूं, बंदगी बेचारगी है, क्या हुनर पैदा करूं, दर हजारों हैं कहाँ से, दर हजारों हैं कहाँ से, इतने सर पैदा करूं, जिंदगी बेचारगी है। इस पे मत जा खाने दरवेश कर है बेचारा, इस पे मत जा खाने दरवेश गर है बेचारा, इस पे मत जा खाने दरवेश गर है बेचारा, वो अगर आए तुम्हें, वो अगर आए तुम्हें, शम्सो कमर पैदा करूं, बंदगी बेचारगी है। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ही प्यारी, बहुत। और अशार भी क्या, और अशार की मुनासबत से उसकी कंपोजिशन भी अपने आप में मिसाल। ये सोहेल हजरत की है ना, उनकी शख्सियत जैसी थी उसके हिसाब से अल्लाह ने बनवा दी, बहुत अच्छी, जैसे उनकी शख्सियत गंभीर संजीदा। ये जो आप मतलब मौसीकी का जो शौक था, अपने बच्चों में किसी को आपने ट्रांसफर किया? कोशिश की ना। अच्छा। कोई सबसे बड़ा लड़का था ना, जब वो 8वीं में था तो उसको मैंने एक गीत याद करा दिया था, शाहिद को। अच्छा। हाँ, रूपक में, अरे स्टेज पे खड़ा होकर क्या शानदार गाया था, एकदम ताल पे। अच्छा। हमारी नैया ढूंढे किनारा। अच्छा, किनारा, उसको याद कर दिया, बहुत अच्छा गाया था। फिर उसके बाद तो कभी नहीं। अब अनीस को सिखाया था, कम किसी की आवाज़ ही नहीं। साजिद को भी सुनता आया हूँ, गाता वाता है, साजिद को भी बहुत सुना। और माजिद तो गज़लें गाता है मेरी, तो वो गले में किसी को वो बात ही नहीं थी। अगर रहते तो ज़रूर मैं सिखाता। आपकी तरह उन लोगों में इतनी दिलचस्पी नहीं थी? मेरे मतलब पोतों में है। अच्छा। पोतों में, अरे पोतों में तो इतनी ज़्यादा टैलेंट है ना, मगर मैं बोला कि अब जाने दो उनको। सब मैं 35 कोरस, वो सब सरगम वर्गम वाला जो था ना, सब बिठाया था। सब जो अपना जितना, हाँ, देशभक्ति के सारे गीत घर में बैठा के सब मेरे पोतों को, सब 35 गीत उनको सिखाया, फटाफट याद कर लिए सब। मगर मैं बोला कि मालेगांव के अंदर मौसीकी का कोई फ्यूचर नहीं है। आप कोई बड़े शहर में होते ना, कोई भी साज, वायलिन बजाना सीख लो, मंडोलिन बजाना सीख लो, तबला बजाना सीख लो, बांसुरी बजाना सीख लो, तो वो कैरियर बना लेते हैं। मालेगांव में नहीं, मालेगांव में कोई पूछेगा नहीं। मेरे घर में 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट, 3 नवासे और 1 पोता। अच्छा। मतलब बच्चों की तालीम में आपने कोई कमी नहीं छोड़ी, मतलब उनको बराबर पूरी। जाहिल मैं हूँ मेरे खानदान में। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मतलब मुझे पता नहीं लग रहा था कि कहीं डिले हो रहा है या कोई ना कोई वैसे ऐसा ना हो कि मतलब
मिस हो जाए मेरे से, आप नाराजी हो जाए कि जाओ आप मैं नहीं आता, क्योंकि आप हमेशा इन चीजों से दूरी रहे, कभी देखा भी नहीं मैंने। जैसे मैं उसे रोज बोला था ना कि कोई अच्छी चीज़ मैं सुनता हूँ, तुम्हारा अच्छा वो जी शकील तैराक का बहुत अच्छा सुना, हाँ। तो मैं तो तारीफ़ की, तो मैं तुम्हारा कर्ज है जो मैं अदा करता हूँ। तो मेरी एक टेक्सटाइल दुकान थी जाफर नगर में, तो मैं ऐशा की नमाज़ वहीं पढ़ता था नूर मस्जिद में। तो एक रोज़ ऐशा की नमाज़ पढ़ने गया तो कारी मुख्तार से क़िरात सुना तो मैं चौंक गया, अरे ये तो बहुत अच्छा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं बाहर खड़ा था, वो आए तो मैं बोला कि आप क़िरात जो पढ़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, माशाअल्लाह आप तो गले में आपके नूर है, अल्लाह ने दिया है। दुकान पे ले गया, उनके चाय वाय पिलाया। आदमी के अंदर कोई चीज़ रहती है ना तो दिली ख्वाहिश होती है, होनी भी चाहिए कि कोई उसकी पजीराई करे, कोई उसको समझने वाला मिले, कोई इसको सही दाद देने वाला। तो बहुत हो जाए, हालांकि मेरे बेटे की उम्र थे, लेकिन हमारी ऐसी दोस्ती हो गई कि सुबह वो भी घूमने आने लगे। फिर ये कारी मतीन को भी मैंने सुना, उनकी भी तारीफ़ की, उनसे भी दोस्ती हो गई। कारी रिजवान को सुना, उनकी भी तारीफ़ की। जो भी ऐसे बहुत सारे लोगों से महज इस वजह से दोस्ती हुई कि मैं सुना उनका बहुत अच्छी क़िरात लगी यार। तो सर तो मैं बीच में थोड़ा सा रुकावट, काफ़ी देर से बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक कॉफ़ी भी हो जाए तो आपके, ताकि आपका गला भी थोड़ा सा तर हो जाए इसमें। और मैंने ये भी सुना है सर कि आप जो गज़लें कंपोज किया करते थे उसका तरीका बिल्कुल अलग है। अक्सर के सभी लोग हारमोनियम पर ही गज़लें कंपोज करते हैं, हाँ। लेकिन हमने ऐसा भी सुना है कि आप बिना हारमोनियम के गज़लें कंपोज किया करते सब मैं हारमोनियम के बगैर ही सब तर्जें बनाई। क्या तरीका क्या होता था उसका? उसका तरीका क्या, बस रागों के सुर सब जहन में है ना। अच्छा, सब रागों के सुर जहन में है, नोटेशन लिख लेता हूँ। इसका मतलब ये कि मुझको मालूम है कि कौन कौन से सुर लग रहा है। नोटेशन लिखने का मतलब ये है कि मैं जानता हूँ कि कौन कौन से सुर लग रहा है, तो नोटेशन लिख लेता हूँ ताल के साथ भी। अच्छा, बल्कि मैं संगीत विशारद का जो मेरा वो सर्टिफिकेट है ना, उसमें B.R. देवधर की दस्तखत है, यानी वो उस वक्त गांधर्व महाविद्यालय मंडल के अध्यक्ष थे, सदर थे, उनके उस पर दस्तखत है। तो एक किताब मराठी है लाइब्रेरी में, थोर संगीतकार। थोर संगीतकार, हाँ, यानी अजीम मौसीकार। अच्छा, मराठी की किताब, उसमें B.R. देवधर का भी सब ने अपने अपने बारे में सब लिखे, उसमें अलग अलग इन्होंने लिखा है सब, अपनी जो कैसे सीखी और क्या क्या सब बताया। अपने आखिर में उन्होंने ये लिखा कि मैं भी नोटेशन लिख लेता हूँ मगर तालबद्ध नहीं लिख पाता। अच्छा, तालबद्ध सिर्फ मैं ही लिखता हूँ तालबद्ध। पूरे मालेगांव के अंदर कोई अव्वल तो नोटेशन लिख नहीं सकता बगैर हारमोनियम की मदद से। इन लोगों को जो विशारद करवाया है मैंने, या अभी जीशान जो सीख रहा है, जी, उनको क्या सिखाना है। मैं दिन भर बैठ के ना तान वान सब कंपोज करता हूँ घर ही पे, ना मेरे घर पे हारमोनियम कहाँ है। ये भी सुना हमने कि आप जैसे वॉकिंग के लिए रोजाना जाते हैं सुबह में, और अभी तक के वो सिलसिला माशाल्लाह जारी है। हाँ, जारी है। तो वो ऐसे चलते फिरते भी आप कंपोज, जब मैं अकेला रहता था, हाँ, तो पहले क्या करता था ना कि चाहे मैं आते जाते 100 दफ़े धुन को रट लेता था, घर पे आके नाश्ता वास्ता करता था, फिर सोचता था तो भूल जाता था कि यार कैसी तरह थी, याद ही नहीं आ रही थी, बहुत परेशान होता था। राग याद आता था मगर फिर वो धुन वो बात याद ही नहीं आती थी। फिर मैं कागज़ पेंसिल लेके जाने लगा। अच्छा, अब जब एक लाइन की धुन बन गई, क्या बस कहीं पे पैदरी पे बैठ के उसको नोटेशन लिख लेता था। ETV वगैरह में बहुत सारी जगह आप जज के तौर पर भी मधु किए गए थे ना सर? ETV पे जज के एक बार गया था। मैं बाहर जाता ही नहीं था जल्दी ना, भाई मैं अकेला कारोबार में, उसी वजह से तो मैं दाढ़ी रखाया। ये जो मेरी दाढ़ी रखाई है ना, उसकी भी एक स्टोरी है, वो भी सुनाता हूँ। अच्छा, वो टेप करेंगे तो टेप कर लो, नहीं तो नहीं, शूट हो रहे हैं ना, चालू है कंटिन्यू। ऐसा, हाँ, उसका ये है कि वो मेरा 7 लूम था और वो बाले मुकादम का शेड था। कहाँ? मोती तालाब में आखिरी गली में उनका शेड था, 7 लूम का शेड था। उन्होंने खुद बोला कि मुझको बोला, वो बहुत बीमार थे, तो खुद मुझको बुला के बोले कि वो सामने बाड़े में रहते थे ना, तो इसलिए मुझको बुला के उन्होंने कहा कि मेरा शेड है, तुम 6 साल के लिए ले लो बोले। तो उस ज़माने में क्या साफ्टीन से चलता था ना, मोटर से साफ्टीन से। अभी तो सब एक एक लूम पे मोटर अलग अलग हो गई, उस ज़माने में क्या साफ्टीन से चलता था मतलब। तो सुबह सुबह बस JT से बुलाना आ गया कि वो इंस्पेक्शन है, इंस्पेक्टर साहब आए हैं, मैं चला गया। अब मैं उधर गया, इधर जनरल पट्टा टूट गया, जनरल पट्टा टूट गया, कारखाना बंद।
सब लड़के लोग मजदूर जो थे घर पर आए, मेरी बीवी को बोले, मुझको भैया ही बोलते थे जब, बोले भैया कहाँ हैं, कारखाना बंद हो गया है। अब मेरी बीवी तो जली भुनी बैठी थी, क्यों मौसीकी की वजह से मैं रात में हमेशा 12 के बाद 1 बजे आया करता था। जी जी जी। 20 साल तक समकसेर में क्लब था, 1 बजे रात से पहले कभी घर पे आया नहीं। तो मौसीकी को अपनी सौतन समझती थी मेरी बीवी। अच्छा। और कोई मौसीकार घर में आ जाता था ना, तो वो उससे बात नहीं करती थी कभी कि कोई आने बजाने वाला आ जाए तो वो बहुत तो जली भुनी थी। जब वो लड़कों मजदूरों ने पूछा कि भैया कहाँ गए, तो बोले वही गावे बजाए गए ने। तो दोपहर तक मेरा कारखाना बंद था। अच्छा। तो मेरे को शौक लगा बहुत बुरी तरह। मैं बोला मुझको यही खाने को देता है, यही सहारा है मेरा ना, मौसीकी मुझको कुछ खाने को नहीं देती। फिर मैं 8 दिन तक सोचता रहा क्या करूं क्या करूं क्या करूं। ये इतने लोग जो बुलाने आते हैं उनको नहीं बोलूँगा तो नाराज़ हो जाएंगे ना, ऐसा क्या करूं कि वो नाराज़ भी ना हो, ताल्लुकात भी खुशगवार बने रहें। बस दाढ़ी रखा लिया। जब पहले सफ़र चढ़ था, दाढ़ी वाड़ी रखा लिया और गाने बजाने से संन्यास ले लिया। अच्छा। पूरे 10 साल तक। हालांकि मैं बोला करता था कि मैं गाने बजाने के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, ऐसे बोला करता था बोला करता था तो मौसीकी के बगैर मैं ज़िंदा नहीं रह सकता, लेकिन 10 साल तक छोड़ दिया मैंने। अच्छा। हाँ, नहीं गया। फिर अचानक वापसी का कैसे गया? तो फिर हाँ, वापसी भी कैसे हुई। मेरा बड़ा लड़का जो था ना, शाहिद इकबाल, जो अभी जमात इस्लामी का अमीर भी हो गया है। जी जी जी। और वो जामतुल हुदा का वो सेक्रेटरी भी है। उसकी शादी कर दी, उसके हाथ में कारोबार दे दिया। फिर शाहिद अख्तर मालेगांव में आया। जलगांव पे उसको ऑफर मिला, जब वो कंपोज खुद नहीं करता था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो फिर मैं उसको सिखाने के लिए हारून बीए का वो जो पुरानी लाइब्रेरी थी ना, इसकस लाइब्रेरी जी जी, तो वहाँ बैठ के मैं उसको वो रेडियो पर उसको जो गाना था, वो जिन गलियों में पहले देखी और ऐसे 2-3 जो मेरा कंपोजिशन था उसको सिखाया सब। हालांकि बाद में तो वो कंपोज खुद भी करने लगा, मुझसे भी अच्छा करता है, मुझसे अच्छा तो गाता भी है, मुझसे अच्छा कंपोज भी करता है। शुरू हो गया वहाँ से। मैं बोला अभी ये लड़का, उसको जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि अगर मैं इसके मदद नहीं करूँगा तो एक तरह का गुनाह करूँगा गोया। अल्लाह ने मुझे जो सलाहियत दी है उससे मुझको किसी को फ़ायदा पहुँचना चाहिए, फैज़ पहुँचाऊँ उससे। जिसके बस अंदर सलाहियत है, अगर वो मेरी मदद का अगर तलबगार है और मैं मदद ना करूँ उसको, तो ये मेरा ज़मीर गवारा नहीं करेगा। तो मैं अपनी ज़िंदगी में किसी को कुछ नुकसान पहुंचाया नहीं अपनी ज़िंदगी में, मौसीकी की दुनिया में नहीं, किसी भी शोबे में, कारोबारी दुनिया हो या और दुनिया हो। और मौसीकी की दुनिया में लोग बहुत बदगुमान हुए, तरह तरह की खबरें मेरे ख़िलाफ़ उड़ाई गई। फेमस क्लब का बाइकाट किया, फेमस क्लब नहीं सिर्फ मेरा भी बाइकाट किया, मेरे खिलाफ़ तकरीरें की गई सब। ये आदमी अगर आएगा तो हम स्टेज से उतर जाएंगे, ऐसा वैसा, ये सब हुआ। देखो अल्लाह का हुक्म की नाफरमानी करेंगे, अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे, लेकिन बंदे के अगर हमने कोई उसके दुख पहुंचाया है तो बंदा जब तक माफ़ नहीं करेगा तो अल्लाह भी नहीं माफ़ करेंगे। किसी मौलवी से पूछ लो जाके। तो सर अभी मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे म्यूज़िक से भी आपको दिलचस्पी रही और माशाल्लाह बच्चे भी माशाल्लाह सभी तालीम याफ्ता है, कहीं ना कहीं मतलब रोज़गार से जुड़े हुए भी हैं। आपके हिसाब से मैं चाहूँगा कि हम हमारी नई जनरेशन को आप ये बताएं कि ज़िंदगी में कामयाब होने का फार्मूला क्या है? देखो, ईमानदार रहो और सख्त मेहनत करो जी। यही मेरे अंदर, यही चीज़ देख के ना लोग खुद से बोलने लगे। बनवारी लाल एक था मारवाड़ी, उस बनवारी लाल सपाटी बाज़ार में उसकी पेड़ी थी। शमसू भोरिया जो है ना, उसको भी आगे ले जाने वाला बनवारी लाल। तो शमसू एक फदिया या एक नया पैसा 1 मीटर पे उनका कमीशन था बस, बाकी सब भीम उधर से आती थी। तो 100-200 रूम पे वो भीम देता था, सब हिसाब किताब वो करता था, बिगड़ा बना भी सब बनाता। तो वो बनवारी लाल सेठ के मैं भीम चलाने लगा था, 2 साल तक चलाया था। तो कैसे मैं अपना माल लेके जाता था और मेरा कोइन जो आती थी ना, हर महीने हिसाब होता था कितनी कोन गई, कितना माल आया। तो मेरा हिसाब करता था, कभी कोन घटती नहीं थी, सब बहुत सारे लोगों की घटती थी, कोन घटती थी, कपड़ा घट जाता था, मेरा कभी घटा नहीं, क्योंकि मैं बेचता नहीं था कोन। मैं देखता था मेरी गली में कई लोग कोन खरीदने वाले थे। अक्सर लोग क्या करते थे, 20 कोन लेके आए ना, उसमें से आते ही साथ 2-4 कोन बेच डाले। मगर यही मेरी 2 बात थी कि मैं ईमानदार था और सख्त मेहनत करता था। तो मैं तो नौजवानों को यही पैगाम दूंगा। जी,
तो अभी क्या मसरूफियात अभी किस तरह की है आपकी सर? बस दिन भर बैठे किताब पढ़ते रहे। दूसरा तो शौक़ मेरा है, हाँ, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था। अगर मैं आगे कॉलेज वॉलेज में जाता, ज़्यादा पढ़ता। अभी मैंने अपने खुद से अंग्रेज़ी सीखी, अच्छा। अपनी मेहनत से। हालांकि वो मुझको सिर्फ वो फल्ली वाला जो टाइम था ना, जब फल्ली वाला टाइम था, पूरे गांव में लोग बंद हो गए थे। नज़ीर सेठ की दुकान, किरण की दुकान पे कोई ग्राहक नहीं आता था, दिन भर वो बैठे रहते। अब हमारी उनकी दोस्ती तो हो ही गई थी, तो उनकी दुकान पे जाकर बैठे ही करते थे शाम को। तो वो कोई ग्राहक नहीं आता था, वो फालतू बैठे रहते थे। तो मैं नज़ीर सेठ से मैंने कहा कि यार ऐसा करो कि मुझको तुम अंग्रेज़ी पढ़ाओ। तो बोले अच्छी बात है, वो भी खुश हो गए। तो वो खुद ही किताब लेके आए, पहली दूसरी 2-3 किताब लेके आए और मुझको पढ़ाने लगे। तो 1 महीने तक पढ़ाए वो। तो ग्रामर वामर सब पढ़ा दिए, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और वो सब 1 महीने तक पढ़ाए। फिर कारोबार चालू हो गया, फिर ग्राहक आने लगे, बस फिर 1 महीना पढ़ ली। तो उतना मेरे जहन में था। ये कब की बात है? 52 की बात है। 52 की। अच्छा। उतना मेरे जहन में था। उसके बाद 1990 में, यानी मेरी उम्र जब 60 साल की थी, कारखाने में एक कमरा निकाल लिए थे, उसमें टेक्सटाइल दुकान थी मेरी, उसमें मैं बैठा करता था। अब दुकान को चलाती नहीं थी, अपने को टेक्सटाइल दुकान चलाना अपनी सलाहियत नहीं थी। तो मैं सब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी सब अंग्रेज़ी की सब किताबें निसाब के लेके आया और डिक्शनरी लेके आया। इंग्लिश टू उर्दू और इंग्लिश टू इंग्लिश। मेरा लड़का जो मुंबई में पढ़ता था ना, उससे बोला तो एकदम बेहतरीन वाली एक डिक्शनरी ला के दिया। बस पढ़ना शुरू किया भाई, बिल्कुल जी जान से पढ़ना शुरू किया। 1 साल के अंदर अंग्रेज़ी अखबार से तर्जुमा करने लगा था। क्या बात है। जो बाबरी मस्जिद जब गिराई गई थी, तो अंग्रेज़ी अखबार से तर्जुमा करके शामनामे में देता था, पढ़ते लोग। तो मौलाना लोग सब मीटिंग में तारीफ़ कर रहे थे मेरी। मौलाना हनीफ मिल्ली, मौलाना महफूजुर रहमान, ये लोग सब बोले कि यार मौलाना इदरीस मिल्ली अभी हयात हैं, वो भी बोले आप कैसे करते हैं? आप कैसे क्या करता हूँ? तर्जुमा करता हूँ, डिक्शनरी की मदद से तर्जुमा करता हूँ। और अपने शहर में बहुत सारे फ़नकार हैं सर। हाँ। आपके क्लब से भी हैं बहुत सारे। हाँ। तो आपके पसंदीदा फ़नकार कुछ गायकी में जो हमारे शहर से, हाँ, उनके नाम बताइए जिनको आप पसंद करते हैं कि वो लोग अच्छा गा रहे हैं। अरे बहुत, ये अपने मुख्तार बहुत अच्छा, उसकी आवाज़ मुख्तार अंसारी, यहाँ हमारे मुख्तार बहुत अच्छी सुरीली है। नदीम की आवाज़ बहुत सुरीली है। अच्छा। लेकिन कैचिंग पावर उसका बहुत कमज़ोर है। और उसकी वजह ये है, अगर क्लासिकल नहीं सीखा है ना आदमी, तो चेंज करने को बोले तो चेंज कर ही नहीं पाता। वो जैसा याद कर लिया, अब 100 जगह हम लाख बड़े दिल नहीं घबराने का, उसको याद कर लिया है टेप में सुन के। अच्छा। वो उसके साथ रहता था, नवजीवन के लड़के सिराज वगैरह के साथ रहता था। उनके पास शुरू में क्या है, जब टेप रिकॉर्डर निकला था ना, तो सब क्लब में लेके आते थे टेप रिकॉर्डर, और मैं रोज़ गाता ही था। सब टेप रिकॉर्डर, 2-4 टेप रिकॉर्डर रहते ही था, और सब मेरी गज़लें सब टेप करके लेके जाते थे। ना मैंने कभी किसी से मांगा, ना किसी ने मुझको दिया भी कि लो तुम भी तो सुन लो। मैं किसी से मांगा भी। अभी लोग मुझसे बोलते थे यार तुम मेरी गज़लिया का एक आधी कैसेट दो, मेरे पास तो है ही नहीं भाई। किसी ने मुझको दिया भी नहीं और मैंने किसी से तलब भी नहीं किया। लेकिन बहुत लोग आते थे तो सब ले जाते थे, वो सुन के 100 जगह हम लाख भरे। अब वो एक जगह उसको हरकत बराबर सुर नहीं बराबर लग रहा है, अब बता रहा हूँ, चेंज ही नहीं कर पाता। तब्दील जैसे वो याद करोगे वैसे ही। इसीलिए फिल्मी दुनिया में जो म्यूज़िक डायरेक्टर, प्लेबैक सिंगर बनने के लिए जो जाते हैं ना, तो बहुत सारे लोग इसी वजह से फेल हो जाते हैं। म्यूज़िक डायरेक्टर ये बोलेगा कि हम तुमको सिखाने नहीं बैठे हैं, सीख के आओ। बिल्कुल। वो एक दफ़े कोई चीज़ सुनाएगा कि भाई ये धुन है, तुम एक दफ़े में फॉलो करो तो ठीक है, 2 दफ़े में फॉलो करो तो ठीक है, तीसरी बार वो बोलेगा तुमने नहीं बना तो बोलेगा अरे भैया दरवाज़ा खुला, जाओ सीख के आओ, हम यहाँ सिखाने नहीं बैठे। मुख्तार अंसारी हो गए, नदीम, और उसके अलावा अरे सबसे ज़्यादा बासलाहियत तो वो था हारून डोमन। अच्छा। हारून डोमन, उसके अंदर बहुत सलाहियत थी, उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी। तुम खुद ही बहुत अच्छा गाते हो। खलील मल्लू तो बहुत अच्छा गाता है। जी जी। हाँ, और नौजवानों में अभी मैं बोल भी चुका हूँ जी कि यार तू तो मल्लू तेरे अब्बा से भी अच्छा गाता है, उसको मैं बोल दिया, तू तो तेरे अब्बा से भी अच्छा गाता है। ये सच है। बिल्कुल। मौसीकी से ताल्लुक़ रखने वाले जिनको मैंने अपने कानों से सुना, आँखों से देखा जी, 135 लोगों का तारुफ अपनी डायरी में लिखा था। मेरी जो सवाने जो है ना, हाँ, लेकिन वो लिखा हुआ है। अच्छा। लिखा वो तो सवाने देना हजरत मुझे कभी।
मैं भी उसको पढ़ना चाहूँगा। हाँ, है ना? ज़रूर। सबका तारुफ है, मल्लू का, हैदर खां का, रियाज अली का, जितने लोगों को मैंने सुना। बाउल कव्वाल के वक्त से बिल्कुल मैं छोटा था जब तो कव्वालों को जो सुना उस वक्त से लेकर मस्तान कव्वाल और ये और वो सब कुछ, जितने लोगों को मैंने कहा ना कि जिनको कान से सुना और आँखों से देखा, ऐसे 135 लोगों का जो गाते बजाते वो मैंने सुना, तबला बजाते या गाना गाते या कोई भी साज बजाते, 135 लोगों का वो डायरी है, वो उसमें सारा कुछ तफसील से लिखा हुआ उसमें तारुफ लिखा है। बहुत अच्छा। हाँ, तो सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए एक बार फिर। और मैं समझता हूँ कि जो भी हमारे संगीत से दिलचस्पी रखने वाले नौजवान हैं वो देख सकते हैं कि मिसाल है आप लोगों के सामने कि उन्होंने बिना उस्ताद के भी इतना कुछ ख़जाना उनके पास छुपा हुआ है। और हम लोग अभी हमारी आगे कोशिश है कि सर की गज़लें बहुत सारी हम लोग खुद लाइव परफॉर्मेंस करने वाले हैं, उसको रिकॉर्ड भी करने वाले हैं अच्छे तरीके से, ताकि वो सरमाया हमारे पास हमेशा के लिए महफूज हो जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी शख्सियत के साथ और बहुत सारी बातें करेंगे उनके साथ। तब तक के लिए अपने भाई अकरम खान को इजाज़त दीजिए। गुड बाय।